स्वागत है। सीखने और नई चीज़ों को समझने की इस गहन चर्चा में आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में सीधे 19वीं सदी के यूरोप में चलेंगे। बिल्कुल। और वहाँ विशेष रूप से ऑस्ट्रियन एम्पायर की राजनीति और एक बेहद शक्तिशाली शख्स क्लेमेंस फॉन मेटरनिक की दिमागी गहराइयों में उतरेंगे। सही कहा। हमारे पास आज जो मटेरियल है ना, जिनमें हिस्टोरिकल डिसर्टेशंस, आर्टिकल्स और कुछ बेहद डीप एकेडमिक रिसर्च शामिल हैं, वो एक ऐसे दौर का खुलासा करते हैं जो सुनने में शायद 200 साल पुराना लगे। हाँ, पर असल में वो आज के आधुनिक समाज, हमारे स्मार्टफोन्स और डेटा प्राइवेसी से बहुत गहरा कनेक्शन रखता है। एग्जैक्टली। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि कैसे एक साम्राज्य ने अपनी जनता पर नियंत्रण रखने के लिए एस्पियोनाज यानी जासूसी, सेंसरशिप और डिवाइड एंड रूल की नीति का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसे देखकर आज की टेक कंपनियां भी हैरान रह जाएं। ये सच में एक मास सर्वेलेंस का अर्ली प्रोटोटाइप था, है ना। और ये विषय हर सीखने वाले के लिए इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि सस्ती और तेज सुविधाओं के बदले अपनी निजता, मेरा मतलब है प्राइवेसी, से समझौता करने की जो आदत आज हम सब में है, उसकी शुरुआत इसी दौर में देखी जा सकती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ पुरानी किताबों की धूल झाड़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये इतिहास आज के डिजिटल सिस्टम का एकदम साफ आईना है। 19वीं सेंचुरी के इस ऑस्ट्रियन एम्पायर के मॉडल को समझकर हम ये देख सकते हैं कि कैसे किसी भी तरह की सत्ता को बनाए रखने के लिए इंफॉर्मेशन और मास सर्वेलेंस का सहारा लिया जाता था। सही बात है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो आज के दौर में जीने वाले किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा, खासकर उन लोगों को जो सोशल मीडिया, इंटरनेट और एआई के जमाने में अपने डेटा के बारे में थोड़ा भी विचार करते हैं। तो चलिए इस कहानी के शुरुआती दौर में चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए हमें 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद नेपोलियन के युद्धों पर नजर डालनी होगी। हाँ, उस वक्त पूरे यूरोप में हंगामा मचा हुआ था। पुरानी राजशाही व्यवस्थाएं हिल चुकी थीं और हर तरफ एक अनिश्चितता थी। बिल्कुल। राजवाड़ों और कुलीन वर्गों के अंदर एक डर बैठ गया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे एक क्रांति सम्राटों को सूली पर चढ़ा सकती है। ऐसे माहौल में मेटरनिक का मुख्य लक्ष्य किसी भी कीमत पर शांति और स्थिरता लाना था। उनका क्लियर मानना था कि एक और क्रांति पूरे यूरोप को तबाह कर देगी। लेकिन शांति लाने के लिए उन्होंने जो नया आकार बनाया, वो आखिर था क्या? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि मेटरनिक का ये नया आकार कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप और बैलेंस ऑफ पावर के ख्याल पर आधारित था। इसे एक एक्चुअल म्यूजिकल कॉन्सर्ट या एक नाजुक तराजू की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर ऑर्केस्ट्रा में कोई एक इंस्ट्रूमेंट बहुत तेज बजने लगे तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को मिलकर उसे शांत करना होता है ताकि संगीत का बैलेंस बना रहे। एग्जैक्टली। मेटरनिक का मानना था कि शांति तभी बनी रह सकती है जब यूरोप का कोई एक देश जैसे फ्रांस या रशिया बाकी सब पर हावी ना हो सके। इस पूरी आइडियोलॉजी के कोर में एक शब्द था, कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिज्म। उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज की स्थिरता मोनार्की यानी राजशाही, चर्च और एरिस्टोक्रेसी पर ही निर्भर करती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो नारे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी आज़ादी, समानता और भाईचारा, उनसे मेटरनिक को सख्त डर था। उन्हें लगता था कि ये विचार आम लोगों को भड़काएंगे और एक बनी बनाई सामाजिक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन इन दस्तावेजों और रिसर्च को पढ़ते वक्त एक बहुत ही हैरान करने वाली डिटेल मिली। हाँ, वो इंग्लैंड वाले दौरे की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हमेशा ये लगता है कि मेटरनिक बिल्कुल पिछड़े विचारों वाले एक डिक्टेटर टाइप इंसान थे, पर ऐसा नहीं था। 1794 में उन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया था और वहां के संविधान की उन्होंने खुलकर तारीफ भी की थी। ये काफी सरप्राइजिंग डिटेल है सच में। वो एक्चुअली ऑस्ट्रियन एम्पायर में प्रशासनिक सुधार चाहते थे ताकि सिस्टम थोड़ा और एफिशिएंट और आधुनिक हो सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट थी। उस वक्त के सम्राट फ्रांसिस आई को किसी भी तरह के बदलाव से इतना डर लगता था कि उन्होंने इन सुधारों को कभी लागू ही नहीं होने दिया। उनका सीधा सा लॉजिक था कि कोई भी बदलाव सिस्टम को हिला देगा। तो जब मेटरनिक बदलाव नहीं कर पाए तो उन्हें मजबूरन दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था इतिहास का। एम्परर फ्रांसिस I को एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान अपनी बुआ मैरी एंटवानेट के गिलियोटिनी यानी सूली पर चढ़ाए जाने का इतना बड़ा ट्रॉमा था कि उनके लिए रिफॉर्म शब्द ही गाली बन चुका था। बाप रे।
जब प्रशासनिक सुधार नहीं हो पाए तो ऑर्डर बनाए रखने के लिए स्टेट को सर्वेलेंस ऑफ फोर्स पर निर्भर होना पड़ा। एक मल्टीनेशनल एम्पायर को एकजुट रखने का यही एक तरीका बचा था उनके पास, जासूसी और पुलिस स्टेट। और यहीं से उनकी वो नीतियां शुरू होती हैं जिन्होंने उन्हें इतिहास में इतना बदनाम किया और जिन्होंने आज के सर्वेलेंस स्टेट्स की नींव रखी। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम जासूसी की बात करते हैं तो दिमाग में छुपकर बातें सुनना या पीछा करना आता है, लेकिन मेटरनिक ने इसे एक बिल्कुल नया और मैं कहूँगा आधुनिक रूप दिया। उन्होंने 19वीं सदी में ही एक तरह का फिजिकल बिग डेटा नेटवर्क बना लिया था। हाँ, पोस्टल सर्विस के जरिए। बिल्कुल। ऑस्ट्रियन पोस्टल सर्विस को आसपास के बाकी सभी विकल्पों से इतना सस्ता और तेज बना दिया गया कि पूरे यूरोप की चिट्ठियां वहीं से आने जाने लगीं। यहां तक कि स्विट्जरलैंड जैसे न्यूट्रल देशों का मेल भी ऑस्ट्रिया के सॉर्टिंग ऑफिस से गुजरता था। बर्न में डे फिशर परिवार के जरिए उन्होंने स्विस पोस्ट पर भी पूरा नियंत्रण कर लिया था। सोचिए, अगर फ्रांस से जर्मनी कोई चिट्ठी जा रही है तो वो ऑस्ट्रिया होते हुए जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज इंटरनेट का ट्रैफिक कुछ खास सर्विस से होकर गुजरता है। और ये सिर्फ रास्ता बदलने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा ऑपरेशन चल रहा था। मेटरनिच ने ब्लैक चेम्बर्स नाम के गुप्त विभाग बनाए थे। इन चेम्बर्स का काम करने का तरीका सुनकर आज भी हैरानी होती है, सच में। यहाँ डिप्लोमैट और आम लोगों की चिट्ठियों को बिना देरी किए खोला जाता था, लेकिन ऐसे नहीं कि लिफाफा फाड़ दिया। बहुत ही सफाई से गरम चाकू और खास टूल्स का इस्तेमाल करके वैक्स सील्स यानी लाख की मोहर को पिघलाया जाता था, ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, फिर तेजी से उन चिट्ठियों की कॉपी बनाई जाती थी या उन्हें ट्रांसलेट किया जाता था। उसके बाद वापस एक नई वैक्स सील बनाकर बिल्कुल ओरिजिनल जैसी मोहर लगाकर उन्हें सील कर दिया जाता था। ये काम इतनी तेजी और सिंक्रोनाइजेशन के साथ होता था कि डाक पहुंचने में एक दिन की भी देरी नहीं होती थी। आज के दौर में हम मैस सर्वेलेंस की बात करते हैं तो ये उस जमाने का मैनुअल फिजिकल मैस सर्वेलेंस था। इन चिट्ठियों के जरिए लोगों के पॉलिटिकल विचार, उनके कनेक्शंस और उनकी प्राइवेट बातों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार हो रहा था। सही कहा। लेकिन एक मिनट, अगर हर चिट्ठी वहां से गुजर रही थी और इतने बड़े पैमाने पर खोली जा रही थी तो क्या लोगों को कभी पता नहीं चला? मेरा मतलब है, इतने बड़े जासूसी के जाल को हमेशा तो गुप्त नहीं रखा जा सकता ना। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू है। लोगों को शक नहीं था, उन्हें ऑलमोस्ट यकीन था कि उनकी चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं। अच्छा? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि डिप्लोमैट्स और अमीर लोगों ने इससे बचने के कई तरीके निकाल लिए थे। वो गुप्त कोड्स का इस्तेमाल करते थे, इनविजिबल इंक का यूज करते थे, या फिर ऐसी बातें लिखते थे जिन्हें पढ़कर जासूस कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन इतना सब पता होने के बावजूद उन्होंने आखिरकार ऑस्ट्रियन पोस्ट का ही इस्तेमाल किया, और इसका कारण बहुत ही सीधा और सिंपल था। वो सस्ता था और बाकियों से कहीं ज्यादा तेज था। सुविधा के आगे प्राइवेसी की हार। ये सच में एक बेहद पावरफुल ऐतिहासिक उदाहरण है। जब लोग जानते थे कि उनकी बातें प्राइवेट नहीं हैं, फिर भी उन्होंने सुविधा को चुना। अगर आज के रेफरेंस में देखें तो हम मॉडर्न सर्वेलेंस, AI एल्गोरिदम्स और इंटरनेट ट्रैकर्स की बात करते हैं, तो क्या हम ठीक वही नहीं कर रहे हैं? एकदम वही कर रहे हैं। आज की सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग एप्स मुफ्त हैं, तेज हैं और बेहद कन्वीनियंट है। हम टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े अग्री पर क्लिक कर देते हैं। हमें पता है कि हमारा डेटा ट्रैक हो रहा है, हमें टारगेटेड एड्स दिख रहे हैं। लेकिन कन्वीनियंस इतनी बड़ी चीज है कि लोग अपनी प्राइवेसी खुशी खुशी सौंप देते हैं। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा सच है। सस्ती और तेज सुविधाओं के लिए प्राइवेसी का सौदा करना 19वीं सेंचुरी से लगातार चला आ रहा है। बिल्कुल। उस वक्त एक सरकारी विभाग वैक्स सील पिघलाकर डेटा इकट्ठा कर रहा था, और आज ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और सोफिस्टिकेटेड AI एल्गोरिदम्स हमारी हर ऑनलाइन और ऑफलाइन हरकत को ट्रैक कर रहे हैं। मेटरनिक ने पहला ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया था जो फोर्स से ज्यादा लोगों की कन्वीनियंस पर चल रहा था। लोगों की इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये मास सर्वेलियंस आखिर किस चीज से निपटने के लिए बनाया गया था? ऐसा क्या डर था जिसके लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया गया? वही ना? हाँ, दरअसल हैब्सबर्ग एम्पायर को एक देश नहीं था। ये एक बहुत ही जटिल और बिखरा हुआ साम्राज्य था। इसमें लगभग 11 अलग अलग राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटीज वाले लोग थे। चेक्स, पोल्स, हंगेरियंस, इटालियंस, जर्मन्स और भी कई।
हर किसी की अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी। अगर इन सब में एक साथ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जग जाता तो ये विशाल साम्राज्य टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। मेटरनिख की सबसे बड़ी चुनौती इसी बिखराव को रोके रखना था, और इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल किया। डिवाइड एंड रूल यहाँ सिर्फ किताबों में लिखी कोई पुरानी कहावत नहीं थी, ये एक पूरी तरह से बुनी हुई प्रशासनिक नीति थी जिसे हर रोज प्रैक्टिस किया जाता था। इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्लियर वर्णन है कि मेटरनिख ने जानबूझकर एक केंद्रीय संसद यानी सेंट्रल पार्लियामेंट बनाने से साफ इनकार कर दिया था। तो अलग अलग नेशनैलिटीज के नेता वहां मिलेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द समझेंगे और एकजुट हो जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने पुरानी प्रांतीय सभाओं को जिंदा रखा और उन्हीं को बढ़ावा दिया। हर प्रांत को उसके अपने छोटे मुद्दों में उलझा कर रखा गया। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका लोम्बार्डी और वेनेशिया में देखने को मिलता है। ये दोनों इटालियन पहचान रखने वाले इलाके थे। इनकी भाषा और कल्चर एक था, लेकिन इन्हें जानबूझकर अलग अलग प्रशासनिक हिस्सों में बांट दिया गया। वहाँ लीगा इटालिका जैसी किसी भी विचारधारा को शुरुआत में ही दबा दिया गया, जो पूरे इटली को एकजुट करने की बात करती थी। और सिर्फ राजनीति तक ये सीमित नहीं था। इस डिवाइड एंड रूल का असर सेना में भी था। सेना की डिप्लॉयमेंट का पैटर्न देखिए। हंगेरियंस की मिलिट्री यूनिट्स को इटली में भेज दिया जाता था और इटालियंस की यूनिट्स को जर्मनी में डिप्लॉय किया जाता था। ऐसा इसलिए ताकि सेना और वहाँ की आम जनता के बीच कभी कोई हमदर्दी, कोई आपसी कनेक्शन बनी ना सके। अगर वहाँ कोई विद्रोह होता भी तो एक दूसरे कल्चर की सेना उसे बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के कुचल सकती थी। इन सबसे एक अजीब सा कल्चर ऑफ मिसट्रस्ट यानी आपसी अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। इसमें 1819 के कार्लसबर्ग डिक्रीज का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसने इस डर को यूनिवर्सिटीज के अंदर तक पहुंचा दिया। कार्लसबर्ग डिक्रीज सच में इंटेलेक्चुअल आज़ादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। इस कानून के लागू होने के बाद यूनिवर्सिटीज पर स्टेट का सीधा नियंत्रण हो गया। सोचिए एक ऐसी क्लास जहां पढ़ाने वाला प्रोफेसर खुद डरा हुआ है। स्टूडेंट्स की जासूसी करें और उनकी रिपोर्ट आगे भेजें। गुप्त संस्थानों या किसी भी तरह की स्टूडेंट फ्रेटर्निटीज को समाज का गैंग्रीन घोषित कर दिया गया था, जिसे काटना जरूरी था। एक ऐसी जहरीली संस्कृति बनाई गई जहां मॉशर्ड्स यानी मुखबिरों का जाल हर गली, हर यूनिवर्सिटी में फैला हुआ था। और कुछ समय बाद इस पूरे रिप्रेसिव नेटवर्क को बैट सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा। हाँ, ये बैट सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प और डरावना है। कहा जाता था कि इस स्टेबो सिस्टम में 4 फौजें हैं जो पूरे साम्राज्य को बांध कर रखती हैं। पहली, खड़े हुए सिपाही यानी आर्मी जो फिजिकल कंट्रोल रखते थे। दूसरी, बैठे हुए बाबू यानी ऑफिस होल्डर्स और ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने पेपर वर्क और फाइल्स में लोगों को उलझा कर रखा था ताकि कोई आगे ना बढ़ सके। तीसरी फौज, घुटने टेके हुए पादरी यानी प्रीस्ट्स, क्योंकि चर्च स्टेट की पुलिसेस को मॉरल सपोर्ट दे रहा था और लोगों को आज्ञाकारी बनने को कह रहा था। और चौथी और सबसे खतरनाक फौज, जासूसी करते हुए मुखबिर यानी स्नीक्स। इन 4 फौजों ने मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां आम इंसान की हर आजादी, हर निजी विचार को एक अदृश्य बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। ये एसेंशियली एक पुलिस स्टेट की सटीक तस्वीर है। ऑर्डर और स्थिरता मेंटेन करने के नाम पर आम इंसान की सोचने और बोलने की आज़ादी को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। लोग इतने डरे हुए थे कि दोस्तों और पड़ोसियों से खुलकर बात करने में कतराते थे। ये डर का इकोसिस्टम ही उस वक्त का सबसे बड़ा अस्त्र था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इन सब कठोर नीतियों, जासूसी, मुखबिरी और सेंसरशिप का नतीजा क्या निकला? ये तस्वीर सुनने में सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए उस माहौल में रहना कैसा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन रिसर्च पढ़ते हुए एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट सामने आता है। इन सब के बावजूद मेटरनिख अपने एक लक्ष्य में कामयाब रहे। 1815 से लेकर 1914 तक, यानी लगभग एक सदी तक यूरोप में कोई बड़ा कॉन्टिनेंटल वॉर नहीं हुआ। ये इतिहास का एक लंबा शांति का दौर था जिसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ने कामयाबी से मेंटेन किया। इस शांति के दौर में कला, संगीत, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ। इसलिए कुछ हिस्टोरियंस मेटरनिख को एक महान डिप्लोमेटिक जीनियस भी मानते हैं, जिन्होंने नेपोलियन के युद्धों से तबाह हो चुके यूरोप को दोबारा खड़ा किया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो शांति जरूर थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस शांति की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी।
ये शांति आपसी विश्वास पर नहीं बल्कि दमन, डर और सेंसरशिप पर आधारित थी। और ऐसी व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती। दस्तावेज इस बात को बहुत क्लियर करते हैं कि मेटरनिश ने एसेंशियली एक पॉलिटिकल प्रेशर कुकर बना दिया था, जिसके ऊपर उन्होंने सेंसरशिप का ढक्कन जोर से बंद कर रखा था। लेकिन अंदर ही अंदर स्टीम लगातार बढ़ रही थी। नीचे दबाए गए मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास की बढ़ती हुई आकांक्षाएं, पढ़े लिखे लोगों की आजादी की भूख और विभिन्न नेशनैलिटीज का राष्ट्रवादी आक्रोश, ये सब अंदर ही अंदर उबल रहा था। और आखिरकार जिस चीज का मेटरनिच को सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। 1848 की क्रांतियों ने इस प्रेशर कुकर को फाड़ दिया। जो लोग इन रिप्रेसिव पॉलिसी से सालों से तंग आ चुके थे, उन्होंने आखिरकार बगावत कर दी। नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की जिन ताकतों को इतने सालों तक जासूसी और फोर्स से दबा कर रखा गया था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। और जब ये ज्वालामुखी फटा तो इसकी आंच सिर्फ ऑस्ट्रिया तक सीमित नहीं रही। 1848 में पूरा यूरोप क्रांति के आग में जल उठा। स्ट्रीट्स पर बैरिकेड्स लग गए, लोग सेना से भिड़ गए। और आखिरकार मेटरनिक, जो दशकों तक इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उन्हें अपना पद छोड़कर वियना से छुपछाप वेश बदलकर भागना पड़ा। सोचिए, जिस सिस्टम को उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने डर, पोस्टल नेटवर्क और जासूसी के बल पर बनाया था, वही सिस्टम उनके अपने पतन का कारण बन गया। उनकी अपनी बनाई हुई स्थिरता या स्टेबिलिटी ही आगे चलकर इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह बन गई, क्योंकि उस सिस्टम में वक्त के साथ बदलने की या लोगों की आवाज सुनने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। ये पूरा घटनाचक्र समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटरनिक का फेलियर सिर्फ एक अकेले नेता का फेलियर नहीं था। ये एक पूरी आइडियोलॉजी, एक पूरे कंट्रोल फ्रीक सिस्टम का फेलियर था। उन्होंने बदलाव को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वक्त और सोसाइटी के एवोल्यूशन को रोकना किसी के बस में नहीं होता। उनका सिस्टम इस गलतफहमी पर निर्भर था कि अगर लोगों को आपस में बात नहीं करने दी जाएगी, उनकी चिट्ठियां पढ़ी जाएंगी, तो वो चुपचाप ओबीडिएंट रहेंगे। लेकिन जब किसी सोसाइटी की आजादी को पूरी तरह से छीन लिया जाता है, तो रिवोल्ट एक ना एक दिन होना ही होता है। ये पूरा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि सिक्योरिटी और पर्सनल लिबर्टी के बीच का बैलेंस कितना नाजुक होता है। अगर सिक्योरिटी और पीस के नाम पर स्टेट हर चीज को कंट्रोल करने लगे, तो एक दिन वही ओवर कंट्रोल उस सिस्टम के कोलैप्स का कारण बन जाता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम आखिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये सिर्फ 19वीं सदी के यूरोप की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स और एक ऐसे माइंडसेट की कहानी है जिसने कानून, जासूसी और डर का बेजोड़ इस्तेमाल करके एक पूरे महाद्वीप को अपने नियंत्रण में रखा। मेटरनिक ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसने यूरोप को एक लंबा शांति का काल जरूर दिया, पर उस शांति की कीमत वहां के लोगों की आजादी, उनकी निजता और उनके इंटेलेक्चुअल विकास से चुकाई गई। उन्होंने डिवाइड एंड रूल से नेशनैलिटीज को बांटा, सेंसरशिप से पत्रकारों और स्टूडेंट्स की आवाज दबाई और सस्ती डाक सेवा के जरिए आम लोगों की प्राइवेट जिंदगी में झांकने का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो उस वक्त के हिसाब से अपने आप में एक टेक्निकल मार्वल भी था और एक बहुत बड़ा मॉरल फेलियर भी। और इसी के साथ हमारी ये चर्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां बीता हुआ इतिहास सीधे आज के आधुनिक समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से टकराता है। इस दौर की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें छुपे हुए सबक आज इस डिजिटल युग में पहले से कई ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हैं। और यही हमारा आज का आखिरी और शायद सबसे गहरा विचार है। अगर 19वीं सदी में, जब ना कोई इंटरनेट था, ना कोई ड्रोन्स थे, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और ना ही सैटेलाइट्स, सिर्फ एक सस्ती डाक सेवा, वैक्स की सील को पिघलाने की टेक्निक और आम मुखबिरों के जरिए इतना बड़ा जासूसी का जाल बुनना और लगभग पूरे यूरोप पर मास सर्वेलेंस करना मुमकिन था, तो हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सस्ती और तेज सुविधाओं के लिए, मुफ्त ऐप्स और फास्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आज भी अनजाने में अपनी कितनी प्राइवेसी का सौदा कर रहे हैं। जो यूरोपियन सिक्योरिटी कल्चर मेटरनिक ने वैक्स सील्स और इन्फॉर्मर से बनाया था, क्या वो सच में कभी खत्म हुआ, या उसने सिर्फ अपनी शक्ल बदलकर आज के इनविजिबल एल्गोरिदम्स, डाटा ब्रोकर्स और फेशियल रिकॉग्निशन का रूप ले लिया है? और क्या सदियों बाद मानव स्वभाव में सच में कभी कुछ बदला है, या हम आज भी कन्वीनियंस के आगे सरेंडर कर रहे हैं? तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।
आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखने, सोचने और इतिहास से नए सबक खोजने का ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रखे।